जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका जो है स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। आपको मैं बता दूं कि हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो इकोनॉमिक्स है उसकी जो है क्लास कर रहे हैं। और उसमें जो है हम लोग का जो है ये चैप्टर नंबर सेकेंड है, ठीक है। तो ये जो 11वीं की जो एनसीईआरटी जो हम लोग कवर कर रहे हैं, इसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। एक बहुत आपको जो है कवर अप देती है, कवर करती है, और आपको एक जो है बेहतरीन बैकग्राउंड देती है, ठीक है ना। और आपको जो अर्थशास्त्र का जो एक बैकग्राउंड होता है, जो बिल्कुल जो बेसिक वाला जो ढांचा होता है, जहाँ से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, वो चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कराता है। और आपको ये किताब जो है, ये बुक है, वो समझाएगा आपको कि आखिर जो इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना चाहिए, तो क्यों पढ़ना चाहिए, कारण क्या रहा। और हम लोग की जो आज की जो अर्थव्यवस्था है, जो हम लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, जो धीरे धीरे आपको पता होगा कि हम लोग पूंजीवादी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन पूंजीवादी की ओर बढ़ने का जो है विकास क्रम कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग फेज कैसे रहा, तो वो चीज़ें भी हम लोग को जो है सारा कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी का जो 11 का जो चैप्टर है, 11 का जो 11 क्लास का जो पूरा का पूरा जो सिलेबस दिया हुआ है, उसमें आप समझ सकते हैं। तो हम लोग का जो है जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग को जो है चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ना है, इसका नाम क्या है, आप लोग जो है देख सकते हैं। तो इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसका नाम ही है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इस चैप्टर से आप जो है उन सारी प्रॉब्लम को समझेंगे जहाँ पर आपने जो है इसके जो ये पहले चैप्टर में समझा है, ठीक है ना। पहले चैप्टर में हम लोग क्या समझ लिया इसका, तो जो है हम लोगों का जो है जो औद्योगिक जो क्षेत्र है उसकी जो है क्या स्थिति थी। और औद्योगिक जो क्षेत्र है, जो कृषक जो क्षेत्र है, हम लोग का जो विदेशी व्यापार है, उन सब की क्या परिस्थितियाँ थी, क्या स्थितियाँ थी, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। और इस पर हम लोग को क्या देखना है, तो सोल्यूशन देखना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखकर समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जो है इस पाठ के अध्ययन के बाद, ठीक है, इस पाठ के अध्ययन के बाद आप जो है देख क्या क्या जानेंगे, वो मतलब दिया हुआ है। आपने पंचवर्षीय योजना का नाम सुना होगा। तो इस चैप्टर में, इस जो क्लास में, थोड़ा एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ना, तो पंचवर्षीय योजना जो है आपको इसी जो है चैप्टर में आपको कंप्लीट जानने को मिल जाएगा। और उसके क्या क्या बैकग्राउंड है, पंचवर्षीय योजना आप किसे कहते हैं, उन चीज़ों को आपको देखिए, मतलब यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि आप इस जो है इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप क्या क्या चीज़ों को जान पाएंगे। तो दिया है कि जो है भारत की जो पंचवर्षीय योजना है, और उन पंचवर्षीय योजना मतलब क्या होता है, जो है जो है 5 वर्ष वाली योजना। जैसे मान लीजिए कि एक योजना ऐसी है जिसमें कहा गया कि जो है घर घर जो है क्या होगा, तो घर घर जो है बिजली पहुंचाई जाएगी, ठीक है। एक योजना, एक जो है योजना होगी। और ये कितने वर्ष में की जाएगी, तो ये जो है आने वाले जो अगले 5 वर्ष हैं उसमें जो है आपको ये जो सारी चीज़ें हैं आपको कराई जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर आने वाले कितने 5 वर्ष, तो 5 वर्ष में एक लक्ष्य क्या रखा गया कि घर घर बिजली पहुंचाना। तो यही हो गया हम लोग का पंचवर्षीय योजना है। इसी तरह हर क्षेत्र में स्वास्थ्य हो गया, हर चीज जैसे कि स्वास्थ्य हो गया आपका। फिर खेल में जैसे मान लीजिए कुछ जैसे कि मान लीजिए जो भोजन वाला सिस्टम है जिसे आप खाद्यान्न कहते हैं, ठीक है। तो इन खाद्यान्न फसलों पर भी जो है योजनाएं आई थी, सारी चीज़ें थी, हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। शिक्षा पर भी कुछ बातें की गई थी, तो उन सारी योजनाओं के सब क्या है, तो लक्ष्य है। तो वो हम लोग ये जान पाएंगे इस चैप्टर में कि आखिर जो पंचवर्षीय योजना जो लाए गए उसके जो लक्ष्य क्या थे, यानी मतलब लाने का मतलब क्या था, ठीक है। और क्या आप समझ पाएंगे, तो जो है वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्र को, जैसे कि कृषि और उद्योग में जो अपनाई गई जो विकास की नीतियां हैं, जैसे कि जो देखिए जो एग्रीकल्चर है, जो उद्योग है, देखिए जो कृषि और उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है, तो ये सब रीढ़ है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये मतलब उद्योग अगर किसी देश का मजबूत है, आप देख सकते हैं कैसे जो है एकमात्र औद्योगिकरण से जो है पूरा का पूरा यूरोप जो है आज तक आगे बना हुआ है कि नहीं, सबके सामने एग्जाम्पल है। तो वो बातें हैं। फिर से कृषि व्यवस्था में अगर आप उन्नत रहेंगे, कृषि भी आप जो है बहुत ज़बरदस्ती करेंगे, तो आपको जो है खाद्यान्न फसलों की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं की विवेचना कर सकेंगे, मतलब यहाँ पर दिया है कि आप जो इकोनॉमिक्स के जो गुण होते हैं अर्थव्यवस्था के, उस गुण को जो है आप इस चैप्टर में समझ लेंगे। तो ये हर छोटी से छोटी बात अगर आप समझेंगे, तो आपको जो है आने वाले क्लास में अगर आप फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या बात है। देखिए हम लोग सीधा शुरू करते हैं आज का जो परिचय, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो क्लास है आज हम लोग का परिचय पर ही डिपेंड होगा। मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग आज। तो ये जो है सारे परिचय हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और कुछ स्रोत दिया हुआ है,
क्या दिया है, कुछ ये बातें दी गई हैं, तो इसको भी देख लेंगे क्योंकि छोड़ना उचित नहीं है। देख लेंगे कैसे कैसी जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है ना। फिर ये जो है योजना क्या होती है इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फिर कल से जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, ठीक है। आइए, हम्म तो परिचय में आप सबको पता होगा कि हम लोग की जो आज़ादी होती है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 के दिन हम लोग का जो भारत है स्वतंत्र होता है, और एक नया जो है, एक नया जो जीवन होता है, एक नया जो हम लोग को सवेरा है वो देखने को मिलता है, ठीक है। और उस जो 200 वर्ष, यानी जो पिछले जो 200 वर्ष रहा, जिसके दौरान हम लोग जो है ब्रिटिश शासन के जो उपनिवेश रहे थे, ठीक है। तो उस जो है मतलब उस उपनिवेश के बाद हम लोग क्या बन गए, तो अपने भाग्य के विधाता बन गए। यानी इसके पहले हम लोगों का विधाता कौन था, हम लोग का देवता कौन था, भगवान कौन था, जो हम लोगों के लिए नियम बनाता था। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज सेना थे, वही जो है करता धरता थे, चाहे जैसे भी करें, ठीक है। शोषण करे या वो मतलब आपके लिए जो है हेल्प करे, वो बातें हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके हाथ में आपकी शासन व्यवस्था कब आती है, तो वह आती है 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य हमारे हाथों में था। यानी अब जो हम लोग का जो राष्ट्र है, यानी जो हम लोग का जो भारत देश है, इसका निर्माण करना आप किसके हाथ में, तो अब स्वयं हम लोगों के हाथ में जो है, हम लोग के हाथ में क्या हो गया था, तो हो चुका था, ठीक है। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए जो है अर्थव्यवस्था एक प्रकार की होती है, पूंजीवादी आपने सुना होगा, ठीक है ना, और समाज जो है, और जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है ना, जो समाजवाद पर आधारित होती है, तो इन अर्थव्यवस्थाओं में क्या करना था, तो हम लोग को पहचान करना था कि हम लोग के देश के लिए क्या सही रहेगा। तो देखिए समाजवादी जो समाजवाद अर्थव्यवस्था होता है, जिसे आप समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो जिस भी देश में आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी देश है, मान लीजिए हम लोग का ए नामक कोई देश है, अगर इस देश में अगर समाजवादी अगर अर्थव्यवस्था लागू है, तो इसमें जो सारी जो चीज़ें होंगी ना, सारी, तो उसका कम्युनिकेट कौन कर रहा होगा, तो डायरेक्ट जो है डायरेक्ट कौन कर रहा होगा, तो सरकार होगी, वह कर रही होगी। यानी सारे सिस्टम किसके हाथ में रहेंगे, सरकार के हाथ में। और यहाँ पर आपको लाइसेंस जो व्यवस्था होती है काफ़ी हाईली आपको होगा, ठीक है। ठीक है, एक होता है पूंजीवादी, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है ना। अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो सारे रेगुलेशन होते हैं, तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। सरकार क्या करती है, बस रेगुलेटरी काम करेगी, लेकिन सारे काम कौन करेंगे यहाँ पर, तो पूंजीवादी यानी बिजनेस क्लास के लोग। हर क्षेत्र में बिजनेस क्लास के लोग रहेंगे, चाहे आपका मोबाइल का क्षेत्र हो गया, रेलवे का क्षेत्र हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी सड़क योजनाएं हो गई, ठीक है। इन सारी चीज़ों में आपको कौन से देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ें, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी में आप क्या देखेंगे, तो सारे कंट्रोल किसके हाथ में रहेंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट कंट्रोल आता है यहाँ पर सरकार का, ठीक है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये बातें थी, तो दोनों में से जो है, और जब हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोग को सोचना था ना कि आखिर भाई हम लोग पूंजीवादी अपना लें कि समाजवादी अपना लें। तो कहीं ना कहीं आप एक बात से समझेंगे कि हम जो भारतीय थे, तो हम लोगों ने क्या सहा था, तो इसी जो है पूंजीवादी यानी जो है इसी बिजनेस क्लास की वजह से जो यहाँ पर व्यापार करने आए थे, ठीक है, इन्हीं की वजह से हम लोग क्या बन गए, तो गुलाम बन गए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में डर था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होगा, हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। और ये भी ठीक नहीं है कि जो समाजवादी चीज़ें हैं, यानी सारे रेगुलेशन हम क्या करेंगे, तो अपने पास रख लेंगे। सारी चीज़ों को अगर आप खुद ब खुद रेगुलेट करेंगे, आप ही कृषि करेंगे, आप ही व्यापार करेंगे, आप ही जो है वस्तु खरीदेंगे, आप ही किसी की उपज कर रहे हैं, तो फिर भी क्या है, तो फिर भी आप सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर पूरा का पूरा काम सरकारी हो गया, टोटल का टोटल, तो भी फिर समस्या है। पूरा का जो कार्य होगा, आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, जो लाल फीताशाही, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को जो है देखने को मिलती हैं। तो उन चीज़ों से अच्छा मतलब क्या रहा, तो वो जो है हम लोग के जो नेता रहे हैं उस समय, जैसे कि आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे नेता थे, आपको पता होंगे उस समय। तो वो जो नेता हैं ना, उसमें जो नेता है आपको जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा, महात्मा गांधी, इनको क्या माना जाता है, तो महान नेता माना जाता है, ठीक है। तो यही लोग थे उस समय। तो यही लोग देखिए क्या सोच रहे हैं हम लोगों के देश के लिए, क्या सही रहेगा, तो वो बातें आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा। तो ठीक है, मैंने बताया आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये कितने होते हैं, दो होते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है ना। तो हम लोग के भारत ने कौन अपनाया है, समाजवादी वाला कि
जो है पूंजवादी वाला। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा, तो हम लोगों के देश में कौन सा अपनाया गया, तो मैं बता दूं। देखिए, सरकार हम लोग की जो देश है चाहती, मतलब ये भी नहीं चाहती थी कि क्या हो, कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है हम लोग के कंट्रोल में हो, और ऐसा भी ना हो कि पूरा का पूरा पूंजवादी के हाथ में चला जाए। ठीक है। यानी फिर हम लोग गुलाम भी नहीं बन सकते ना, डरे हुए थे। कुल मिलाकर ये बात है। परंतु आज हम लोग डरे हुए नहीं हैं। ठीक है। तो देखिए क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का आपने नाम सुना होगा, जिसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोनों का मिक्सचर होता है। कुछ काम क्या करेगी सरकार, डायरेक्ट रेगुलेट करेगी, और कुछ काम जो है कंपनी को देकर उसका विनियमन करेगी, नहीं उसका रेगुलेटिंग करेगी। ठीक है। सारे नियम कानून वो बनाएगी, उसके अनुसार अगर वो कंपनी जो है फॉलो नहीं करता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि हाल ही में आपने क्या देखा, पेटीएम के साथ देखा ना। तो ये क्या है, तो पूंजवादी अर्थव्यवस्था का झलक है आपको। ठीक है ना। लेकिन जब वो पेटीएम जो है जो नियम जो बनाए गए हैं, अगर उस नियम पर जब कार्य नहीं करता है तो उसे क्या किया जाता है, तो उसके जो है अथॉरिटी छीन ली जाती है, पेटीएम को रद्द कर दिया जाएगा। इन सारी चीज़ें देख रहे होंगे आप लोग। अभी हाल ही में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गेमिंग वाले चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ में। ठीक है ना। तो अगर वो मनमानी करते हैं तो फिर क्या होगा, तो उसके लाइसेंस सरकार रद्द कर सकती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोगों के लिए नहीं बल्कि देखिए, उसमें के जो नेता थे वो समझ रहे थे कि अगर मतलब कुछ ऐसी चीजें नहीं करना है कि इसका लाभ किसको मिले, केवल और केवल कुछ वर्गों को मिले। तो उस समय के जो नेता रहे हैं, उस समय के जो राष्ट्र नेता थे, जिसे आप लोग जो महान नेता कहते हैं, तो आपको वही मिलेंगे। ठीक है ना। तो उनका क्या मन था, तो उनका जो उद्देश्य ये मतलब यह नहीं था, छोटी सोच नहीं थी कि सिर्फ जो है एक वर्ग के लोग, नहीं, वो सबके जो है मतलब जितने जो लोग हैं पूरे भारत के सभी जनता को जो है कल्याण चाहते थे। ठीक है। यानी सब जो है सरकार ऐसी बने, सरकार ऐसी बने, सिस्टम ऐसा बने, अर्थव्यवस्था आपका ऐसा बने जिससे सबको लाभ हो, ऐसा नहीं किसी एक वर्ग को लाभ हो रहा है। ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार की जो है आर्थिक प्रणालियाँ हो सकती है। ठीक है। पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनको जो है समाजवाद की बातें क्या लग रही थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अच्छी लग रही थी। लेकिन देखिए, वो भी जानते थे सोवियत संघ, आपने नाम सुना होगा, सोवियत संघ की जो है उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत आते हों। आपने सोवियत संघ का नाम जो है सुना है, सोवियत संघ जिसका जो है विघटन हो गया। ठीक है ना, 1990 के करीब में। तो सोवियत संघ का क्या होता है, तो विघटन हो जाता है। ठीक है। इसे यूएसएसआर कहते हैं ना, यूएसएसआर। जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा यूएसएसआर का गठन और क्या है रूसी क्रांति, तो आप उसका जो है एनसीईआरटी में ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ बात करते हैं, समझ रहे हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहते थे कि हम लोग का जो है सिस्टम ऐसा ना हो कि जो, अब देखिए यहाँ पर दिया ना, खेत और कारखाना, यानी सारे सिस्टम किसके हाथ में हो, सरकार के हाथ में। तो ये क्या है, तो इसे आप साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहें या जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था कहें। ठीक है। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। ठीक है। सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत है, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। ठीक है। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परावर्तित कर पाना संभव नहीं था। ठीक है। यानी यहाँ पर जो है आप नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। अब देखिए यही बात है ना, वहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये लोग बहुत मतलब सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, सोचते हैं, बहुत विचार करने के बाद क्या होता है, एक अतिवादी विचारधारा, यानी इन दोनों से बढ़ करके, और इन दोनों का क्या हो, एक मीडिएटर हो, इसी का नाम क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी, फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवेद जो है समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। ठीक है। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, निजी क्षेत्र को भी योजना के प्रयास का एक अंग बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब वही बात है, मैंने बताया आपको कि देखिए सरकार रेगुलेट करेगी। ठीक है ना। आज भी क्या हो रही है हम लोग देश में, कौन सी व्यवस्था है, तो मिश्रित व्यवस्था है। ठीक है। कौन सी व्यवस्था है, मिश्रित व्यवस्था। इसी को जो है मिश्रित व्यवस्था कहते हैं, जो आज हम लोग के देश में है। लेकिन मिश्रित व्यवस्था में क्या है कि पहले क्या था, जब हम लोग का जब देश आज़ाद हो गया तो यहाँ पर आपको 50% जो है पूंजीवाद मिलेगा और 50% आपको जो है समाजवाद मिलेगा। लेकिन आज आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे क्षेत्र में
बहुत सारी जो है कंपनियां आ गई हैं। तो आप इसका कल्पना कर सकते हैं, इसका सरकारी कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन लगभग लगभग आप जो है इसका 65% से जो है ऊपर ही मान सकते हैं कि अब किसका मतलब हस्तक्षेप हो गया है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं, यानी जो इसमें बिजनेस क्लास का जो रोल है अब ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र में आप कहीं भी जाइए आपको प्राइवेट संस्था मिल जाएगी, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, तो पूंजीवादी को प्रोत्साहन दे रही है। ठीक है, क्योंकि सरकार जो है, सरकार का मेन लक्ष्य क्या है, तो जनता को जो है बेहतर सुविधा उपलब्ध करा पाना। ठीक है, समझ रहे हैं। तो औद्योगिक औद्योगिक नीति 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ है, यानी यहीं पर जो आपको पंचवर्षीय योजना, देखिए योजना आयोग में क्या था, तो योजना आयोग में जो है यहीं से जो है शुरुआत होती है जो है पंचवर्षीय योजनाओं की। ठीक है ना, यहीं से योजना शुरू होती है। फिर इसी योजना को जो है जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये क्या करते हैं 2014 में, तो इसी में जो है जो है नीति आयोग का गठन करते हैं। क्या करते हैं, नीति आयोग का। तो यही जो है योजना आयोग का नाम बदल कर क्या हो गया है, तो नीति आयोग आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। योजना को क्या कहते हैं, योजना को तो नीति आयोग कहते हैं। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या बातें दी गई हैं। तो यहाँ से तो हम लोग कल पढ़ेंगे जो है इसके लक्ष्य क्या दिए गए हैं, आखिर जो है पंचवर्षीय जो योजना है उसके लक्ष्य क्या क्या हैं। लेकिन इसको जो है हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, जो और जो ऊपर जो है पॉइंट दिया हुआ है। ठीक ना, प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, यानी देश में जो है किन वस्तुओं का हम लोग उत्पादन करें, किन वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन करें। ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं किस प्रकार उत्पादित की जाए, उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे अथवा पूंजी का, मतलब ये दिखाया जा रहा है। ठीक है ना, इसमें मानव श्रम का अधिक प्रयोग किया जाए, और क्या मतलब पूंजी का। ठीक है ना, पूंजी का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, मशीनों का। मतलब देख सकते हैं पर दिया हुआ है मानव श्रम का मतलब कि मान लीजिए कोई काम है उसको मशीन करे। ठीक है, उसे मशीन करे या उसे इंसान करे, यानी ह्यूमन जो होते हैं उसे मानव श्रम कहा जाता है। यहाँ पर पूंजी का ना क्या दिया गया, पूंजी मतलब मशीन। ये मतलब क्वेश्चन उठता रहा है, आज भी आपके मन में उठता होगा। ठीक है ना, तो ये बातें दी गई हैं। तो ये केस स्टडी टाइप का है, तो थोड़ा सा इसमें जो पॉइंट होंगे तो हम लोग उसको मिस नहीं करेंगे, इसको भी समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का एक उत्तर तो मांग और पूर्ति का बाजार की शक्ति पर निर्भर करता है। यानी देखिए जो डिमांड एंड सप्लाई होता है, मांग और पूर्ति, तो इस पर जो मांग और पूर्ति, ठीक है, एक जो है इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, मांग और पूर्ति क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए जो मांग और पूर्ति क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप क्या है, तो आप मान लीजिए भारत में रह रहे हैं। ठीक है ना, तो भारत में क्या है, तो भारत में आपके मान लीजिए जो है आपको आपका डिमांड है, जैसे मतलब लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, तो जो आईफोन डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, तो आईफोन डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो जो है आईफोन का डिमांड कर रहे हैं। आज डिमांड बढ़ रहा है ना, तो इसका मांग बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब मांग बढ़ेगा तो इसके जो है बिजनेस क्लास में क्या होंगे लोग, तो धीरे धीरे इसमें जो है सब लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जब इसका मांग बढ़ेगा तो इसकी पूर्ति की जाएगी, तो इसका क्या होगा, उत्पादन होगा। तो इसीलिए आप आज देख रहे होंगे तो आईफोन की जो है बहुत सारी कंपनियां आज जो है भारत में, अब उनका जो है आपको सेंटर मिल जाएगा, मतलब जो उनकी मेन जो कंपनियां होती हैं वैसी कंपनी आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी मतलब क्या है, तो वो जो है आईफोन है अब भारत में ही बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आईफोन की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी तो फिर लोग जो है कंपनियां इसकी पूर्ति करेंगी। समझ रहे हैं, तो यही मांग और पूर्ति होती है। अगर अभी क्या हो, तो जो है आईफोन की जगह कोई और फ़ोन आ जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाए, तो उसकी जो है मतलब डिमांड मतलब वही मांग बढ़ जाए, तो उसके क्या होंगे, तो फिर उसके जो है बनाने वाले भी कंपनियां का जो है हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, और इसको और जो है इसको प्रोवाइड करा जाएगा। तो यही बाजार की शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आलू है। ठीक है, आलू हो गया, प्याज हो गया। आलू का क्या हो रहा है, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो है वैल्यू थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसी में क्या है, तो कुछ जैसे गेहूँ चावल है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए गेहूँ अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होना चाहिए उसका जो उसका जो है मांग जो है मतलब, ठीक है, जैसे मान लीजिए गेहूँ ज़्यादा हो गया, समझ रहे हैं, तो गेहूँ ज़्यादा हो गया तो मतलब तो क्या होगा उसका, अगर मांग अगर उसका जो है अगर घट गया है, ठीक है ना, मांग घट गया तो क्या होगी, तो फिर समस्या हम लोग को देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर क्या एक जो है पॉइंट बनाया जाता है एमएसपी का। ठीक है,
समझ रहे हैं? यानी अगर गेहूं का अगर उत्पादन बढ़ गया है, ठीक है, अगर उत्पादन बढ़ गया गेहूं का, तो भाई उसका दाम भी घट जाना चाहिए, लेकिन दाम घटेगा नहीं, तो उसी को किससे रोका गया है? एमएसपी से। यानी इसी को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। यानी सरकार इसको जो है उस एमएसपी तक जो है प्रोवाइड कराएगी। मतलब अगर किसान का जो है, अगर वो उस वैल्यू से अगर नीचे कोई खरीद रहा है, तो उस पर जो है मतलब एक मिनिमम वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए गेहूँ का 30 रुपये मान सकते हैं, तो सरकार 30 रुपये खरीद लेगी। अगर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद रहा है 30 रुपये का, वो कह रहा है कि मैं 20 रुपये ही खरीदूंगा, तो आप जाकर सीधे किसको बेच सकते हैं? मंडी में बेच सकते हैं, सरकारी मंडी में, ठीक है। तो उसी को एमएसपी कहते हैं। तो उसको वो भी जो है चैप्टर में आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। समझ आ गया आपको? एमएसपी, यही एमएसपी होती है, और किसी में दिया नहीं होता, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। वही मतलब वही अर्थव्यवस्था में क्या है, तो उत्पादन भी उसी का होगा, मतलब उसी की खेती ज़्यादा होगी जिसकी डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इससे वही वस्तु में कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है अलग से शॉर्ट वीडियो में आपको जो है मांग एवं पूर्ति को आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। वही वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में लाभ बेच मतलब सलाब बेचा जा सके। यानी आप मतलब देखिए, किसी वस्तु का उत्पादन कब होगा? जब उस वस्तु का जो है मांग हो रहा है, ठीक है। आज आईफोन डिमांड में क्यों है? मतलब आईफोन जो है ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी मांग ज़्यादा है, ठीक है ना। बहुत लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, भले ही वो ईएमआई पे लें पर ले रहे हैं ना, तो वो चीज़ें हैं। यदि कारों की मांग है, किसी देश में अगर कारों की मांग ज़्यादा हो रही है, तो कारों का उत्पादन भी होगा। और साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। याद रखेंगे कि जो है इसके पहले क्या होता था कि पहले साइकिल बहुत जो है चलती थी, और बहुत लोग क्या करते थे, तो साइकिल चलाते थे। तो साइकिल की उसमें डिमांड होती थी ना, तो साइकिल की जो है बहुत सारी स्टोर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आज जो है साइकिल की स्टोर कम देखने को मिलेगी, क्योंकि आजकल साइकिल के लोग कम पसंद कर रहे हैं पहले की अपेक्षा। कुछ बच्चे जो अभी नए नए हैं तो वो कुछ साइकिल चला रहे होंगे, लेकिन थोड़े से जो है साइकिल की डिमांड पहले से कम ही है, ठीक है ना। यदि श्रम पूंजी की अपेक्षा सस्ता है, ठीक है, तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है, तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता। अधिकांश जो है विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है, और वे किन जो है वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है क्रय क्षमता, यानी खरीदने की क्षमता, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो आपको मैं थोड़ा सा कल आपको अच्छे से और बता दूंगा, ठीक है ना। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है इसमें ऑडियो में, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कल देख लेंगे, इन सारी योजनाओं को, इसमें क्या क्या पॉइंट दी गई है, क्रय शक्ति क्या होता है, बाकी और भी चीज़ें वो देख लेंगे, और इसको हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लाइव क्लास हो नहीं पा रही है हम लोगों की। लाइव क्लास होती तो अच्छा रहता, आप लोग डाउट पूछ पाते हैं तो थोड़ा सा बेहतर लगता है। तो लाइव क्लास तो 4-5 दिन बाद होगी, तो आज क्लास में हम लोग इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।